Hi friends, I welcome you all to today's session for upcoming UPSC EPFO examination। तो अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर और आज आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए लेट्स फटाफट से स्टार्ट आज का सेशन। So friends, in the EPFO EO AO 2021 examination, 116 selections were from EduTap and we are again ready for the upcoming APFC and EO AO examination. And are you guys ready for the same? Do let me know in the comment section. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज आरपीसी लिमिटेड फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ। Options are comparability, convenience, consistency or all of the above. तो every year हम same method of depreciation follow कर रहे हैं and we are doing it to maintain consistency. हम चाहते हैं कि जो method एक बार follow हो रहा है आगे भी वही method follow होता रहे। हमारे जो accounts हैं they should be prepared using consistent methods. ऐसा हमारा objective यहाँ पे रहता है. So consistency is basically the principle which is being applied by RPC Limited in this case. क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं बहुत ही इजी लगा होगा और करेक्ट आंसर आपने बिल्कुल सही पहचान लिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंसिस्टेंसी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज बुक रिकॉर्ड्स। ऑप्शंस आर all cash purchases, all credit purchases of goods and assets, all credit purchases of goods in trade only, या फिर none of the above. So my dear friends, when we talk about our books of original entry, when we talk about our journal, we have different types of special subsidiary books which can be maintained. जैसे हमारे पास यहाँ पे परचेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक परचेज बुक आ जाती है, सेल के लिए सेल बुक आ जाती है, कैश की ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश बुक आ जाती है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बचती है जो किसी बुक्स में नहीं आ रही है, किसी भी स्पेशल पर्पस बुक में नहीं आ रही है, उसके लिए हमारे पास आ जाती है रेजिडुअरी बुक, जिसे जर्नल प्रॉपर का नाम दिया जाता है। तो हमारे पास जो भी परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं वो परचेज बुक में आने वाली हैं। बट सवाल ये है कि परचेज तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेट सपोज मैं पेन के बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पेन परचेज कर रहा हूं आगे बेचने के लिए। और इसके अलावा मैंने अपनी शॉप के लिए एयर कंडीशनर परचेज किया, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ परचेज तो है ही है। तो कौन सी को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा परचेज बुक में? क्या पेन को ही रिकॉर्ड करूंगा या इसी को भी करूंगा? तो पहली बात तो कि यहाँ पे मेरे जो बिजनेस का मेन जो स्टॉक है जिसको मैं रीसेल करने वाला हूं उसे ही रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि पेन को करूंगा, एसी को मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा। और इसके अलावा जो मैंने पेन्स खरीदे होंगे, तो हो सकता है कुछ पेन मैंने खरीदे हो क्रेडिट बेसिस पे, उधार पे, और कुछ पेन मैंने खरीदे हो कैश पे, यानी कि उसकी पेमेंट मैंने डायरेक्टली कर दी हो। तो यहां पे कौन से रिकॉर्ड करूं, कैश वाले करूं, क्रेडिट वाले करूं, या दोनों करूं? तो ध्यान रखना आपने कि यहाँ पे आपकी जो क्रेडिट वाली परचेजेस होंगी आप उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप कैश देके परचेजेस कर रहे हैं, दे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड नॉट द परचेज बुक। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या बनना चाहिए, आई होप आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स इन ट्रेड ओनली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a bank reconciliation statement is prepared to know the causes for the difference between. Options are balance as per cash column of cash book and the passbook, balance as per bank column of the cash book and the passbook, the balance as per bank column of the cash book and the balances as per cash column of the cash book, or none of the above. तो my dear friends, अगर हम बात करें कोई बिजनेस कंसर्न की या फिर नॉर्मल एवरीडे लाइफ की बात करें, तो लेट सपोज आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है और आप उसका रिकॉर्ड अपने पास घर पे भी मेंटेन करके चलते हैं। लेट सपोज आपका एक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपकी एक पासबुक है, जाहिर सी बात है उसकी एक पासबुक मिली होगी आपके सेविंग अकाउंट की। और हो सकता है कि एक रिकॉर्ड आप इसका साथ साथ मेंटेन करके चल रहे हैं अपने पास, आपने अपना जो बैंक का रिकॉर्ड है वो अपने पास अलग से अपनी डायरी में मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आपका जो बैलेंस है जो आपकी डायरी में आ रहा है, जो आपकी डायरी में आ रहा है, और यहाँ पे जो हमारी पासबुक में आ रहा है, ये दोनों बैलेंसेस हो सकता है सेम ना आए। हो सकता है कि आपके पास जो डायरी में बैलेंस आ रहा है वो 50,000 हो, और जब आप बैंक में जाएं और पासबुक को अपडेट कराएं तो आपको पता चले कि भाई मेरा बैलेंस तो 51,000 हो चुका है। तो इनके अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं। क्यों डिफरेंस आया? ये इसीलिए आया क्योंकि आपको 1,000 का जो इंटरेस्ट है वो बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया।
ऐसी हमारे बिजनेसेस के केस में भी होता है। हम जो अपनी किताबों में अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करके चल रहे होते हैं, प्रैक्टिकली हमारे पास जो केस बनता है उसके अंदर हम जो कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसमें कैश का अकाउंट आता है, तो कैश बुक में ही हम एक कॉलम और बना लेते हैं बैंक का। तो बैंक और कैश दोनों ही कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बैंक बैलेंस शो कर रहा है एज पर दी बैंक कॉलम ऑफ दी कैश बुक, और जो हमारी पासबुक का बैलेंस है उसके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, और उनको रिकंसाइल करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि हमारा जो बैलेंस है एज पर अवर ओन रिकॉर्ड्स, एंड हमारा जो बैंक का बैलेंस है एज पर दी रिकॉर्ड्स ऑफ द बैंक, एज पर दी पासबुक जनरेटेड बाय द बैंक, उसको यहां पे रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं टू आइडेंटिफाई कि क्या डिफरेंसेस है जिसकी वजह से दोनों बैलेंसेस अलग आ रहे हैं। तो आई होप आपने करेक्ट आंसर यहां पे पहचान लिया होगा। The correct answer for this question is going to be the balance as per the bank column of the cash book and the passbook, यानी कि option number B is going to be the correct answer. चलिए, coming to the next question. While finalizing the current year's profit, the company realized that in the previous year closing inventory was valued more by rupees 50,000. As a result, what is going to happen? तो यहाँ पे हमारी कंपनी जो है अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रही थी और पता चला कि पिछले साल हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 से ज्यादा वैल्यू कर दिया है। तो इसका इफेक्ट क्या आने वाला है आपके प्रॉफिट्स पे, वो आपको बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला डायरेक्टली मालूम हो तो भी बात बन जाएगी, या फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट मालूम हो तो भी बन जाएगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको कंप्यूट करना है तो उसका फॉर्मूला रहता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ द सेल्स और कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो यहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। तो हमारे प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक का क्या रिलेशन है आपको ये पता चल गया होगा। देखो, क्लोजिंग स्टॉक आपका यहां पे माइनस हो रहा है। अगर आप इस क्लोजिंग स्टॉक को यहां पे बढ़ा देंगे, यहां पे बढ़ा देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गई तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट में एक डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा वैसे ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अब यहां पे हमारे क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ जाने से पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो क्या क्या हो गया होगा? क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमारा ओवर स्टेट हो चुका है। तो अंडर स्टेट तो नहीं होगा, आप बी और सी को तो कट कर सकते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि करंट ईयर के प्रॉफिट पे भी क्या इंपैक्ट आएगा। अब पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा था तो इस बार का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहां पे कम हो जाएगा। तो पिछले साल का प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखेगा और इस साल का प्रॉफिट आपको कम दिखेगा। तो आई होप अब आंसर आपने पकड़ लिया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपका ज्यादा दिखेगा और करंट ईयर का प्रॉफिट यहां पे आपका कम हो जाएगा। अगर आपको अभी भी समझने में दिक्कत लग रही है, एक बार बस ग्रॉस प्रॉफिट वाले फॉर्मूला को लिखना और उसे एनालिटिकली समझने की कोशिश करना, आपकी सारी प्रॉब्लम यहां पे रिजॉल्व हो जाएगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इज। हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन सी रहती है? मटीरियलिटी, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न और ड्यूअल एस्पेक्ट। तो आई बिलीव हमने ये ऑलरेडी डिस्कस पहले भी किया था कि हमारे पास तीन मेन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं, एंड दे आर गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। तो ये तीन आपकी जो है ना फंडामेंटल अजम्पशंस है, एंड इट इज बिलीव्ड कि ये आप ऑलवेज फॉलो कर रहे हैं अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हुए। अगर आप इनके बारे में साइलेंट है, अपने अकाउंट्स के नीचे कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो इट इज बिलीव्ड कि दीज थ्री assumptions have been followed by you. बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ दीज assumptions, आप कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहे, आप अक्रूवल बेसिस पे नहीं बना रहे अकाउंट्स को, आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, if you are violating any of these, you have to give a special note in the accounts कि I am not following this fundamental accounting assumption, otherwise it is presumed कि you are following all of these. तो ऑप्शंस देख के आई होप आसानी से आंसर पता लग जाएगा। मटीरियलिटी, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न और ड्यूअल एस्पेक्ट। ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
And my dear friends, if you are enjoying the today's session, you are learning some new things, don't forget to subscribe our YouTube channel as well. Now coming to the next question, which of the following are of capital nature? तो इनमें से कैपिटल नेचर के कौन से आपको बताने? परचेज ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी और रेंट ऑफ अ फैक्ट्री. So capital versus revenue distinction is very important from examination perspective. Every kind of commerce examination has this question all the time: capital expenditure and revenue expenditure. So revenue expenditure, they are your routine nature expenditures which are shown in your income statement or profit and loss statement, profit and loss account. And capital expenditures are basically shown in your balance sheet. You are spending on those items which are going to give you benefit for a very long period of time. You are going to include these as your fixed assets in your balance sheet. Okay. तो अगर आप एक बिल्डिंग खरीद रहे हैं, आप एक मशीनरी खरीद रहे हैं, आपको बहुत लंबे समय के लिए बेनिफिट मिलेगा. इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू आर गोइंग टू शो इट इन द बैलेंस शीट. अगर आप कुछ मशीनरी की रिपेयर करा रहे हैं रूटीन नेचर की, आप अपनी बिल्डिंग पे कोई व्हाइट वॉश करा रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर and they are directly taken to the income statement or profit and loss account. Now out of these, purchase of goods is a revenue expenditure. ये आपका routine nature का काम है और ये आप इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाते हैं. कॉस्ट ऑफ रिपेयर, तो नॉर्मली रिपेयर चलती रहती है, अमाउंट ज्यादा नहीं होता, आप रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करके अपने P&L में ले जाते हैं. वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने एक मशीनरी खरीदा, लेट्स सपोज वर्थ ₹5 लाख, और उस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए यू पे ₹25,000 टू गेट दिस मशीनरी इंस्टॉल्ड इन योर फैक्ट्री. और अगर आपसे कोई पूछे आपको मशीनरी कितने की पड़ी, तो आप उसे क्या बोलेंगे? मुझे ये 5,25,000 की मशीनरी पड़ी है. तो दिस 5,25,000 इज द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी एंड दिस इज हाउ द कॉस्ट इज कंप्यूटेड. और यहाँ पे आपका जो 25,000 आपने वेजेस पे किया, दिस इज बेसिकली इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट इटसेल्फ एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो हम इसे कैपिटल नेचर का ट्रीट करते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कैपिटल नेचर का होने वाला है. आपका जो फैक्ट्री का रेंट होता है वो भी एक रूटीन नेचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसे आप अपने डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं, इसे बैलेंस शीट में नहीं लेकर जाते अनलेस इट इज प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग. So easily we have answered this one. Option number C is the correct answer. Now coming to the next question, which of the following errors are not revealed by the trial balance? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो इनमें से कौन से एरर को रिवील नहीं करेगा, ये सवाल हमसे पूछ रहा है. कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट. तो आई होप आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस याद है एंड इसके अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं. जो ट्रायल बैलेंस हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, it is basically a summary of all the balances of the different accounts that you are having. तो आपके जितने भी balances है वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं. all the debit balances and all the credit balances यहाँ पे आ जाते हैं. और ये डेबिट और क्रेडिट क्या होने चाहिए? they have to be equal. जो भी डेबिट होगा क्रेडिट भी होगा और इसीलिए हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हमेशा इक्वल होने चाहिए. और ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर हमारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाता है, इट गिव्स अस मेंटल सेटिस्फेक्शन कि हाँ हमारे अकाउंटेंट ने काम सही तरीके से किया है, हमारे जो अकाउंट्स है वो सही तरीके से मेंटेन किए गए हैं. बट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट है वो एग्री तो कर जाए, वो मैच तो कर जाए, बट उसके अंदर आपने कोई एरर कमिट किया हो. So there may be some errors which are not revealed by the trial balance. तो ऐसे errors कौन से हैं आपको वो पता होने चाहिए और यही सवाल आपसे यहाँ पे पूछ भी रहा है. तो ऑप्शंस है कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट और रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट. तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं कंपनसेटिंग एरर की, ओके, कंपनसेटिंग एरर का एक एग्जांपल देता हूं और उससे आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी. तो लेट्स सपोज कि आपने किसी को सैलरी पे करी ₹10,000 और आपने गलती से लिख दिया 12,000 टू कैश 12,000. ओके, आपने ये एंट्री कर दी. और आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया 12,000 का और उसे आपने गलती से क्या लिख दिया? इलेक्ट्रिसिटी डेबिट कितने से कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी डेबिट 10,000 और कैश को क्रेडिट कर दिया 10,000 से. ये आपका 12,000 का बिल था और आपने 10,000 से एंट्री यहां पे कर दी. ओके,
अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरा ओवरऑल डेबिट और क्रेडिट कितना आ रहा है, ओवरऑल डेबिट और क्रेडिट 22,000 आ रहा है, और 22,000 ओवरऑल डेबिट क्रेडिट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इंडिविजुअली यहां पे मेरे अमाउंट्स गलत हैं। सैलरी आना चाहिए था 10,000 से, और मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है वो आना चाहिए था कितने से, 12,000 से। तो ये एरर जो मैंने कमिट किया, दिस इज अ कंपनसेटिंग एरर, और इस कंपनसेटिंग एरर से मेरे ओवरऑल डेबिट और क्रेडिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एंड अल्टीमेटली माय ट्रायल बैलेंस इज गोइंग टू टेली, मेरे डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में मैच कर जाएंगे। तो कंपनसेटिंग एरर ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, शो नहीं करेगा। अगर इसके अलावा आपका कोई एरर ऑफ कमीशन है, यानी कि आपने एंट्री तो सही कर दी और लेजर अकाउंट में गलत साइड पे पोस्टिंग कर दी, आपने अकाउंट का बैलेंस गलत कैलकुलेट कर दिया, आपने अकाउंट की टोटलिंग गलत कर दी, तो इन सब चीजों से आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आ जाएगा, आपका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेगा। बट कंपनसेटिंग एरर की वजह से योर ट्रायल बैलेंस इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टेड, एंड आई होप अब आंसर आपको पता लग ही चुका है। बिल्कुल सही बताया आपने, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंपनसेटिंग एरर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द accommodation bill is drawn. Options are to finance actual purchase or sale of goods, to facilitate trade transmission when both the parties are in need of funds, or none of the above. So my dear friends, accommodation bill की अगर मैं बात करूं, let's suppose आप और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये मैं हूं और ये आप हैं, हम दोनों को पैसे की रिक्वायरमेंट है, हम दोनों को अभी अर्जेंटली 50,000 रुपीज चाहिए, और ये 50,000 रुपीज हमें चाहिए। अब हम कैसे ले 50,000 रुपीज, उसका एक तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं आपके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूं, और आप मेरे ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं। तो क्या करते हैं, मैं यहां पे आपके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूं और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं आपके ऊपर ड्रॉ करता हूं कि आप मुझे 50,000 रुपीज पे करेंगे 6 मंथ्स के बाद, मैं ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज आपके ऊपर ड्रॉ कर देता हूं। और ऐसे ही आप भी मेरे ऊपर ड्रॉ कर देते हैं कि सर आप मुझे 50,000 रुपीज दे देना 6 मंथ्स के बाद, और मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूं, अपने साइन उसके ऊपर कर देता हूं कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम दोनों के पास ना 50,000 के बिल रिसीवेबल आ गए, और अब इस बिल रिसीवेबल को हम बैंक के पास लेकर जाते हैं। बैंक को कहते हैं देखो इस बिल के ऊपर ना मुझे 6 महीने बाद 50,000 रुपए मिलने वाले हैं, बट मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट अभी है, तो आप मुझे अभी पैसे दे सकते हो, इसके बदले आप मेरे बिल को डिस्काउंट कर दो। तो बैंक कहता है हाँ कोई बात नहीं, ये 50,000 के बिल के बदले आप मेरे से अभी आज 49,000 आप ले जाओ। तो हम दोनों बैंक में जाते हैं और बैंक से 49,000 रुपीज जो है वो दोनों ले आते हैं, और 6 महीने बाद हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो बैंक की जब पेमेंट करनी होगी बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो हम आसानी से वहां पे कर देंगे, हमारा काम भी हो गया और 6 महीने बाद की पेमेंट भी हो जाएगी। हमने एक दूसरे को यहाँ पे अकोमोडेट कर दिया। तो दिस इज द बेसिक एजेंडा बिहाइंड द अकोमोडेशन बिल, दैट इट इज ड्रॉन टू अकोमोडेट द पार्टीज। ओके, इट इज ड्रॉन व्हेन बोथ द पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड्स, मुझे भी पैसे चाहिए थे, आपको भी पैसे चाहिए थे, और ऐसे हमने एक दूसरे के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया और बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसे ले लिए, एंड दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ द अकोमोडेशन बिल। तो करेक्ट आंसर बहुत इजीली आपने पहचान लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if cost of goods sold is rupees 80,700, opening inventory 5,800 and closing inventory 6,000, then the amount of purchase is going to be. ओके तो ये क्वेश्चन जो है आपको आंसर करना है, एंड आई होप अब इजीली आप इसे आंसर तो कर सकते हैं। और यहां पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला इज गोइंग टू बी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इट इज बेसिकली गोइंग टू गिव यू योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमें ओपनिंग स्टॉक पता है 5,800 है, परचेजेस हमें निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है जी 6,000 का है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता है कितनी है, 80,700 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास यहाँ पे दे रखी है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, देन योर परचेसेस आर गोइंग टू कम आउट टू 80,900 की परचेसेस आपकी यहां पे निकल कर आ जाएंगी। तो बहुत इजी है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा। सो आई होप आपने इजीली कंप्यूट कर लिया होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 80,900। नाउ हियर वी हैव अ होमवर्क क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और आंसर्स बताने कमेंट सेक्शन के थ्रू। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी, ईपीएफओ,
APFC and EO 2023 एग्जामिनेशन के लिए, then we have different courses and the aim is your success. तो आप इन courses को चेकआउट कर सकते हैं. And if you have any query, you can reach us at this number, or you can even mail us at hello@edutab.co.in. This is it for today. Thank you and bye bye.